नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने इस खास पेशकश में निवेशकों की बात करने वाले हैं। निवेशकों के हित में क्या क्या चीजें हैं, आपकी ड्यूटीज कौन सी है, मतलब आपको कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए अपने निवेश में, साथ ही आपके अधिकार कौन से हैं जो आपको जानने और समझने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि एक जागरूक निवेशक ही एक सफल निवेशक बन सकता है। और इन्हीं तमाम बातों का आज हम जो उस पर चर्चा करने वाले हैं, उसमें हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं, जरा परिचय करा दें। हमारे साथ आज हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू स्वाति, थैंक यू वेरी मच। क्या खास आज हम चर्चा करेंगे शो में, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे पॉलिसी खरीदने के बाद भी क्या आप वापस कर सकते हैं, क्या आप इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट करा सकते हैं और कितना आसान है ये, बैंकिंग फ्रॉड होने पर क्या है आपकी लायबिलिटी, साथ ही जानेंगे रेगुलर से डायरेक्ट फंड में निवेश कितना है आसान। पंकज जी, यही हम चर्चा करने वाले हैं आज की निवेशक निवेश तो करने की शुरुआत कर देता है, लेकिन कई बार अधूरी जानकारी होने के चलते हमें नुकसान झेलना पड़ जाता है। या तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं था, या तो हम प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज हम इसी पर चर्चा कर लें। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं, अगर हम निवेश की तो हम बात करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस की अगर हम सबसे पहले बात करें, क्योंकि निवेश से एक स्टेप पहले इंश्योरेंस आता है, हर किसी को इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी होता है। इंश्योरेंस की ऐसी कौन सी बारीकियां हैं या ऐसे कौन से अधिकार हैं, राइट्स हैं निवेशकों के, जो उनको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तो हम सबको मालूम है इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी मालूम है कि काफी टेक्निकल भी हो जाता है। बिल्कुल स्वाति, देखिए इंश्योरेंस लेना जरूरी भी है और लोग लेते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग मिस सेलिंग के शिकार हो जाते हैं। पहली बात तो अपना जो कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, उससे पहले उसके जो सेल्स ब्रोशर है उसको बराबर से पढ़ें, पॉलिसी को समझें, और ये पॉलिसी आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करती हो वैसी पॉलिसी आप लें। फिर उसके बाद पॉलिसी लेने के बाद जब डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, तब भी जरूरी है कि उसको पढ़ें, समझें, और जो बातें आपको बताई गई थी क्या सच में उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो सब टर्म्स कंडीशन बराबर से हैं या नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लिया जाता है, जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया जाता है, या कोई सामने आपको जो पॉलिसी बेच रहा है वो कुछ गुमराह कर सकता है। तो ऐसे में आपका अधिकार यह है कि पॉलिसी मिलने के 15 डेज के अंदर, जिसको हम फ्री लुक पीरियड बोलते हैं, उस फ्री लुक पीरियड में आप अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। और अगर आप वापस करेंगे तो अगर वो ट्रेडिशनल प्लान है तो आपका पूरा पैसा, सिर्फ उसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो, या अगर प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट हुआ है तो उसको काटकर बाकी पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और यही अगर यूलिप आपने ली है तो यूलिप के केस में भी आपका जो फंड वैल्यू होगी उस दिन पूरी मिल जाएगी, कोई चार्जेस उसमें से नहीं काटे जाएंगे। तो कर्तव्य तो यही है कि सोच समझकर निवेश करें, सोच समझकर पॉलिसी लें, और अधिकार यह है कि अगर गलती हो जाए तो उसको, आपका जो अधिकार है उसका एक्सरसाइज करें और अपने जो गलती है उसको जरूर सुधार लें। जी पंकज जी, आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंटली ये बात कही कि जब कोई पॉलिसी खरीदता है उसके पास 15 दिन का एक टाइम होता है, जिसको फ्री लुक पीरियड कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, इसलिए आप सभी को समझना जरूरी है दर्शकों में, कि 15 दिन आपके पास एक विंडो है। आपको आपके हिसाब से पॉलिसी नहीं मिली है, किसी ने मिस सेल कर दी है पॉलिसी, जो कि कानूनी गलत काम है, तो आप उसको फ्री लुक पीरियड में वापस कर सकते हैं और उसके तमाम डिटेल समझाएं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि लगातार हमसे जो दर्शक है वो भी जानना और समझना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई ले ली है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से खुश नहीं है, या तो शायद इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी तब नहीं ली थी। इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराना अब तो डेफिनेटली हो गया है कि आप करा सकते हैं, लेकिन कितना आसान है, कितना समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में? बिल्कुल स्वाति, हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी की सुविधा है। यानी कि क्या होता है, जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसमें बहुत सारे आपके बेनिफिट जो होते हैं वो जुड़ते रहते हैं, जैसे कि बोनस है, या फिर जो आपका एक वेटिंग पीरियड होता है। आप जब आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हैं तो उसमें कुछ वेटिंग पीरियड नहीं है। आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो होती हैं वो भी क्योंकि 3 या 4 साल के बाद कवर हो जाती हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी में।
अब लेकिन आप अपनी पॉलिसी से खुश नहीं हैं या आपके इंश्योरर की सर्विसेज से खुश नहीं हैं, तो ऐसे में आपके पास आपका ये राइट है कि आप अपनी पॉलिसी को सेम इंश्योरर के पास आप प्लान चेंज कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल से फ्लोटर में, फ्लोटर से इंडिविजुअल में स्विच कर सकते हैं। और अगर इंश्योरर से आप खुश नहीं हैं तो आप दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में इसको पोर्ट करा सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्ट होगी पॉलिसी, ये सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पर होती है। तो जब आपका रिन्यूअल डेट आ रही हो, सालाना जो रिन्यू करना होता है, उससे कम से कम 45 डेज पहले आप इसको प्रोसेस स्टार्ट कर दें। यानी कि जिस नई इंश्योरेंस कंपनी में आप जाना चाहते हैं वहां पर 45 डेज पहले ही आप अप्लाई कर दें, ताकि वो जो भी प्रक्रिया है वो समय से पूरी की जा सके और आपके सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो नई पॉलिसी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए जानना कि अगर आप किसी कंपनी से खुश नहीं हैं तो आप उस कंपनी से शिफ्ट होकर अपनी पॉलिसी, जो वो पॉलिसी जो आपने ली थी वो आप पोर्ट करा सकते हैं, जिसको पोर्टिंग कहा जाता है। जैसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी काफ़ी प्रचलित हुआ था। अब जो बीमा पॉलिसी है उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, क्या वो हम अपने किसी करीबी को उसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं? क्या ये नॉमिनेशन जैसी ही चीज़ है जो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर पंकज जी? बिल्कुल स्वाति, देखिए नॉमिनेशन तो बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, उसमें नॉमिनेशन, ताकि अगर उस टर्म के दौरान अगर पॉलिसी की बात कर रहा हूं तो टर्म के दौरान अगर जो बीमित व्यक्ति है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी करीबी है जिसको नॉमिनेट किया गया है वो उस क्लेम को ले पाए। नॉमिनेशन जरूरी है और उसको समय समय पर आप चेक भी करते रहें। पहले कई बार क्या होता है कि नॉमिनेशन कराते तो हैं लेकिन चेक नहीं करते कि डॉक्यूमेंट में नाम बराबर से आया है या नहीं आया है। कई बार टाइपिंग एरर हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो जब भी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आता है आप चेक करें कि जिसको आपने नॉमिनी बनाया है उसी का नाम वहां पर है या नहीं है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लंबी अवधि की होती है, तो इस अवधि में कई बार ऐसा होता है कि बीमित व्यक्ति से पहले नॉमिनी की डेथ हो चुकी होती है, लेकिन जो इंश्योर्ड पर्सन है वो इसको अपडेट कराना भूल जाता है या कभी लापरवाही कर जाता है। तो जरूरी है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें उसमें नॉमिनेशन रखें और समय समय पर अगर जरूरत पड़े तो उसको अपडेट भी करा सकते हैं। इसके अलावा स्वाति एक बात और बताऊंगा, नॉमिनेशन के बारे में तो काफी लोग जानते हैं, एक पॉलिसी में असाइनमेंट भी होता है। कभी अगर ऐसा हो कि आपको अपनी जो राइट्स हैं सारे के सारे किसी दूसरे व्यक्ति को असाइन करने हो, कई बार जैसे आपने लोन लिया है और जो बैंक है या फाइनेंस कंपनी है वो बोलती है कि अपन नॉमिनी नहीं बल्कि आप इस पॉलिसी को हमें असाइन कर दीजिए, ताकि अगर किसी केस में आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो ये पैसा इस पर हमारा राइट होगा, तो उसमें असाइनमेंट बोलते हैं। ये ध्यान रहे जब भी पॉलिसी असाइन करते हैं तो नॉमिनेशन अपने आप इनवैलिड हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो जब आप असाइन करते हैं और उसको बाद में रीअसाइन करते हैं तो ध्यान रहे कि फिर से आप नॉमिनेशन करा लें। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी, बहुत ज़रूरी और जागरूक करने वाली बातें आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को पंकज जी। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस में वो है क्लेम सेटलमेंट। अब क्लेम सेटलमेंट में कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती है कई लोगों की। तो जब कहीं से भी कोई बात न बने तो कोई एक जो ग्राहक है जिसने ये परेशानी झेली है वो कहाँ जाए? बिल्कुल स्वाति, पहली चीज तो यह है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो आपके क्लेम को लेकर हो या फिर जो पॉलिसी के टर्म्स हैं वहां पर आपने एग्री किया हो लेकिन आपको लग रहा है कि कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल को अप्रोच करें। लेकिन 15 डेज में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं होती है सेटिस्फैक्ट्री, तो आपके पास इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का विकल्प है। आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच करें और वहां पर आपकी शिकायत सुनी जाएगी, एक तरह से जजमेंट आएगा। और अगर आपके साथ इंश्योरेंस कंपनी न्याय नहीं कर रही है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की जवाबदारी है, ये जिम्मेदारी है कि वो आपको न्याय दिलाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कभी भी ऐसे, बहुत शिकायतें आती हैं कि इंश्योरेंस कंपनी नहीं सुन रही है हमारी बातों को, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपको जानकारी है, आपका ये हक है, आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का एक ऑप्शन दिया गया है। और आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे आप मोटर इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, आपके पास ये ओम्बड्समैन का जो विकल्प है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जिन लोगों को शिकायत होती है उनको जानना चाहिए कि इसको आप आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं।
तो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन आपकी किसी भी समस्या को दूर कर सकता है अगर कहीं से भी आपकी सुनवाई न हो रही हो। अब ये तो हमने अधिकारों की बात कर ली जो मालूम होना चाहिए किसी को इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में पंकज जी, लेकिन हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए, खासतौर पर इंश्योरेंस को लेकर। जैसे छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी जानकारियां हम छिपा लेते हैं जिसके बाद हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं जो कि हमें खासतौर पर इंश्योरेंस लेते हुए पूरे करने चाहिए? बिल्कुल स्वाति, देखिए कर्तव्य की जहां तक बात है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात जो आप बताते हो उसको सुनकर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देती है और आप भी भरोसा करते हो कि इंश्योरेंस कंपनी वक्त आने पर आपको क्लेम भी सेटल करके देगी। अब ऐसे में क्योंकि अटमोस्ट गुड फेथ का एक कॉन्ट्रैक्ट है तो जरूरी है कि आपसे जो भी बातें पूछी गई हो प्रपोजल फॉर्म में, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही सही, चाहे वो आपके ऑक्यूपेशन को लेकर हो, आपके हेल्थ स्टेटस को लेकर हो या आपकी फैमिली हिस्ट्री को लेकर हो, जो भी सवाल पूछे गए हैं आप उसको सही सही जवाब दें, कुछ भी बातें छुपाने की कोशिश ना करें। और ऐसा होता है कि कई बार लोग ये सोचकर या फिर एजेंट भी कई बार प्रपोजर को बोलते हैं कि आपने ऐसा बता दिया तो शायद आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी। मेरी सलाह है कि अगर पॉलिसी ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन झूठ बोलकर अगर आपने पॉलिसी आज ले ली और भविष्य में कभी जरूरत पड़ गई और उस वक्त क्लेम सेटल नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी बातें हैं वो सही सही, कोई बात छुपाए नहीं, घुमा फिरा के रिप्रेजेंट ना करें, उसको सही सही तरीके से उसके जवाब दें जो भी सवाल आपसे पूछे गए हों। तो इंश्योरेंस से जुड़े हुई कुछ आपकी ड्यूटीज हैं और कुछ जो आपके कर्तव्य हैं ये आपको पूरा करना जरूरी है, जिससे कि आपके जो इंश्योरेंस का जो पूरा एक पोर्टफोलियो है जो आप तैयारी करें इंश्योरेंस को लेकर, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई बाधा न आए। अब जरा शेयर के मामले में बात करते हैं पंकज जी। जब कोई शेयर की खरीद बिक्री करते हैं उस समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मतलब अगर हमारे जो अधिकार हैं जो हमें मालूम होने चाहिए कि हाँ हमें ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखना चाहिए या ये रूल्स हमें मालूम होने चाहिए, तो वो मुख्य तौर पर कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए हम जब शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो जरूरी है कि अगर खरीदा है तो शेयर हमारे डीमैट में आ जाए और अगर बेचा है तो पैसा टाइम पर मिल जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट नोट, जब भी आप शेयर ट्रेड करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका ब्रोकर आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट, चाहे वो फिजिकल कॉपी है ऑनलाइन हो, वो जरूर अवेलेबल कराएगा। ये लेना आपका अधिकार है। और कई बार आपने देखा होगा कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं और ब्रोकर कई बार शेयर्स बिना आपकी मर्जी के बेच देते हैं, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो आपको मिले। और दूसरी बात, आपका जो होल्डिंग स्टेटमेंट है, आपका अकाउंट स्टेटमेंट है, वो भी आपको कम से कम 4 महीने में एक बार तो मिलना ही चाहिए, वो भी आपका अधिकार है। और उसके अलावा जो सेटलमेंट है, अगर वो T+2 सेटलमेंट है तो समय पर आपका पैसा मिलना चाहिए। और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कुछ ब्रोकर आपका जो पैसा आया, आपने शेयर बेचे, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते बल्कि अपने पूल अकाउंट में ही उसको रहने देते हैं। लेकिन सेबी के जो डायरेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से आपका अकाउंट समय पर सेटल होना चाहिए। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि शेयर बेचें तो पैसा आपके अकाउंट में आए, ना कि ब्रोकर के पूल अकाउंट में पड़ा रहे। जी, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कुछ और बातें हमें करनी है पंकज जी से, जैसे बैंक से जुड़े या बैंकिंग ट्रांजैक्शन, लेन देन से जुड़े ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। इस पर भी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कि आपको एज अ निवेशक अपने जो तमाम कर्तव्य हैं और अधिकार जानने समझने जरूरी हैं, जिससे कि आप निवेश की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते चले। हमारे साथ आज है पंकज भटपाल। पंकज जी, थोड़ा बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए नियम समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग कई बार फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं और उनको नियमों की जानकारी न होने के चलते नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे रूल्स बताएं बैंक से जुड़े हुए या तो लोन से जुड़े हुए या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए, जो हर किसी को जानना जरूरी है। बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर बैंकिंग की बात करें तो आजकल डिजिटलाइजेशन के चलते हुए
चाहे एटीएम का इस्तेमाल हो या फिर नेट बैंकिंग हो, ये अब बहुत जरूरी हो गया है और अक्सर लोग करते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा इसमें बढ़ रहा है इसका चलन, उतना ही फ्रॉड के भी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में जरूरी है, कई बार क्योंकि कस्टमर ये बात बोलते हैं कि हमने कुछ फ्रॉड नहीं, मतलब हमने ट्रांजैक्शन नहीं किया लेकिन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया और फिर भी बैंक हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो एज अ अकाउंट होल्डर आपका यह अधिकार है कि यदि आपको ये मालूम चलता है कि कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है या फ्रॉड हुआ है, और उस केस में यदि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, आपने अपना पासवर्ड ओटीपी शेयर नहीं किया है, तो और ये मालूम चलता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि बैंक का ही कोई आदमी मिला हुआ है, मिलकर फ्रॉड किया है, या बैंक के सिस्टम में कुछ कमियां हैं, लापरवाही है, तो इस केस में आपने शिकायत की या नहीं की, जब भी आप बताएंगे, ये बैंक आपको 100% आपका रिफंड देगा, ये आपका अधिकार है। दूसरी बात यह है कि अगर ये होता है कि बैंक की गलती नहीं है और कस्टमर की भी गलती नहीं है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने कुछ फ्रॉड किया है, तो उस केस में भी अगर 3 दिन के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो बैंक आपका पूरा पैसा आपको रिफंड करेगा। यहां भी आपकी जीरो लायबिलिटी है। लेकिन इसके अलावा यदि आपने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है या कुछ गलती से रिवील हो गई है, उस केस में ध्यान रहे कि जब आप इन्फॉर्म करेंगे तब तक अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया है वो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन एक बार आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, और उसके बाद में कोई भी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। उसके लिए आपका पार्शियल जो लायबिलिटी है, जब तक आपने इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो आइडेंटिटी थी वो आपने रिवील कर दी गलती से ही सही, इसके लिए पार्शियल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। दूसरी बात स्वाति, आप बात कर रही थी एक और लोन की, क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में ये भी जानना जरूरी है कि कई बार आप जैसे लोन लेते हैं और समय पर अगर नहीं भर पाते हैं, वैसे तो भरना चाहिए, कर्तव्य तो यही है कि लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड यूज किया है, तो समय पर उसको भरे, लेकिन कई बार मजबूरी में नहीं भर पाए और डिफॉल्टर हो गए, तो भी अब ध्यान रहे कि कई बार शिकायत आती है कि जो बैंक के एजेंट्स हैं, रिकवरी एजेंट हैं, वो कस्टमर्स को हैरेस करते हैं, तंग करते हैं। तो गाइडलाइन ये है आरबीआई की कि कोई भी बैंक या उनका एजेंट या फाइनेंशियल कंपनी का एजेंट जो है वो किसी को भी हैरेस नहीं कर सकता, तंग नहीं कर सकता। बहुत डिग्निटी मेंटेन करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑड आवर्स में आपको कांटेक्ट करें या फिर आपको अपशब्द कहें। ये कोई भी नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है कि आपकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, और ऐसा होता है तो आरबीआई को इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो निवेशक है या जो ग्राहक है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, और ऐसी कौन सी बातें उनका ध्यान उन्हें रखने की जरूरत है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शायद यही है पंकज जी कि हमें अपने प्रीमियम्स और किस्त जो है वो समय पर भरने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, प्रीमियम बिल्कुल टाइम पे भरना चाहिए। और आपकी स्पेशली जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसमें एनुअल रिन्यूअल होता है, समय पे नहीं भरेंगे लैप्स हो जाएगी पॉलिसी, उसके बाद जो आपके एग्जिस्टिंग बेनिफिट है वो चले जाएंगे। तो जरूरी है आप तारीख का ध्यान रखें। और एक बात और, इंश्योरेंस कंपनी आपको नोटिस भेजे या ना भेजे, ये आपका कोई अधिकार नहीं है नोटिस पाना। आपका कर्तव्य है कि समय पर तारीख को याद रखते हुए आप प्रीमियम पे करते रहें। इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करती है और नोटिस भेजती भी है, बट गलती से ना आए या एजेंट कोई आपसे आपका चेक ना लेके जाए, तो आप इस बात को इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जरूरी है, आपका कर्तव्य है कि आप समय पर प्रीमियम भरें, अपनी डेट याद रखें। आप अगर डेट याद नहीं रहती है तो आप ईसीएस का फायदा लें। आप आजकल ईसीएस के थ्रू आप एक डेट डिसाइड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस ड्यू डेट पर आपके अकाउंट से प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और आपका प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि समय पर प्रीमियम भरना बहुत जरूरी है। और जो निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनके लिए किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है पंकज जी? जैसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि डायरेक्ट और रेगुलर जो हम निवेश करते हैं, जो रेगुलर से लेकर डायरेक्ट में अगर किसी को जाना है तो वो इतना आसान है क्या? उसमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? स्वाति, बिल्कुल ये आसान भी है और सबको जानना चाहिए कि हर स्कीम में, हर म्यूचुअल फंड स्कीम में आपके पास 2 ऑप्शन है, डायरेक्ट और रेगुलर। जो डायरेक्ट स्कीम होती है वो उसमें कोई बीच में
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट नहीं होता है, आप डायरेक्टली कंपनी से बाय कर रहे हैं, तो इस केस में क्योंकि एक्सपेंस कम होता है तो इन्वेस्टर का थोड़ा जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर आप कभी ऐसा पहले से करते आ रहे हैं रेगुलर में, बट अब आप स्विच करना चाहते हैं डायरेक्ट में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप सिर्फ एक स्विच रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आपकी स्कीम आपके रेगुलर से डायरेक्ट स्कीम में स्विच हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। और एक बात और भी है, ये तो अधिकार है, अगर कर्तव्य की बात करें तो हमेशा आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपकी जरूरत के मुताबिक स्कीम का सिलेक्शन हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जी, तो कुछ ऐसे निवेशकों की अपनी ड्यूटीज और कुछ उनके राइट्स, अधिकार जो सबके लिए समझने हैं जरूरी, जिससे कि आप बने जागरूक निवेशक और सशक्त निवेशक। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच स्वाति एंड सभी। तो इसी के साथ मनी गुरु की आज की जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की पंकज जी। तो इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।